गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, हमने पिछले टर्न पे डिस्कस किया था प्लांट डाइवर्सिटी सेकंड को। आज हम बात करते हैं प्लांट डाइवर्सिटी थर्ड की। प्लांट डाइवर्सिटी थर्ड, इसमें हमारा पहला मेंबर आता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, इन्हें पादप जगत के उभयचारी भी कहा जाता है। ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाने जाते हैं। जनरली ये पादप जो है पृथ्वी पे पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें अपने जनन हेतु जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन्हें पादप जगत के उभयचारी कहा जाता है, क्योंकि जल पे निर्भरता के कारण इन्हें उभयचारी की संज्ञा दी गई। ये प्रथम स्थलीय पादप हैं, परंतु सफल स्थलीय पादप नहीं। तो ध्यान दीजिएगा बात पे। इनका हमने कॉमन नेम रखा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, कारण इसका सिंपल सा है कि इन्हें अपने प्रजनन हेतु जल की आवश्यकता होती है और सामान्य जीवन जो है ये पृथ्वी पर बिताते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला पॉइंट कि ये प्रथम स्थलीय पादप। मैंने अभी अभी एक लाइन बोली कि प्रथम स्थलीय पादप है, परंतु प्रथम सफल स्थलीय पादप नहीं है। उसका रीजन क्या है? बड़ा सिंपल सा रीजन है उसका कि इनमें समयानुतक नहीं पाए जाते और समयानुतकों की अनुपस्थिति के कारण ये सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन नहीं कर सकते पृथ्वी पर खुले स्थानों पर। इसलिए मुख्य रूप से छायादार और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इसलिए सफल स्थलीय पादप नहीं है, क्योंकि ये शुष्क वातावरण में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास, प्रथम स्थलीय पादप। प्रथम स्थलीय पादप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा आवास की बात करें हम लोग इनके कि आवास किस प्रकार का होता है। तो जरा सा देखते हैं। आवास, ये नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु कुछ सदस्य अभी भी जलीय हैं। कुछ सदस्य जलीय होते हैं, जैसे आपके पास नाम आता है रिक्शिया, रिक्शिया फ्लूटेंस व रिक्शिया कार्पस नेटेंस। ये उन स्थानों पर आसानी से देखे जा सकते हैं जहाँ पे वर्ष भर नमी रहती है, छाया रहती है, सीधे धूप में नहीं पाए जाते। उसका रीज़न ये होता है कि इनके पास रक्षात्मक उत्तकों का अभाव होता है, क्योंकि रक्षात्मक उत्तक जैसे दृढ़ोत्तक वगैरह जो है वो इनके पास नहीं पाए जाते। उत्तक विभेदीकरण नहीं होता, जड़ें जो है वो मतलब ना नहीं पाई जाती, उनकी जगह पे राइजोइड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा समान उत्तक नहीं पाए जाते, इसलिए जल संचालन जो है वो सामान्य विसरण द्वारा होता है। तो ये खुले स्थानों पर इनकी उपस्थिति नहीं देखी जाती, नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं। कुछ सदस्य अभी भी जलीय हैं, जैसे रिक्शिया की दो जातियां आपके पास फ्लूटेंस और कार्पस नेटेंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला पॉइंट, स्वभाव। स्वभाव की दृष्टि से इन्हें देखा जाए तो ये जीव जो हैं वो स्वभाव की बात करें हम, पादप शरीर युग्मकोद्भिद होता है, मतलब शरीर अगुणित होता है।
दूसरे नंबर पे हम बात करें तो हमारे पास आता है पादप शरीर, थैलस होता है। थैलस का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि ऐसा शरीर जिसमें उत्तक विभेदीकरण नहीं पाया जाता, संपूर्ण शरीर लगभग एक जैसी कोशिकाओं का बना होता है, उसे थैलॉइड बॉडी कहा जाता है। इसमें जड़, तना, पत्ती का विभेदन नहीं होता। तो अगुणित जो शरीर होता है वो मोस्टली थैलॉइड होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे थैलस चपटा पत्तीनुमा, चपटा पत्तीनुमा, एग्जाम्पल है रिक्शिया या पर्णिल, एग्जाम्पल है मोस होता है। देखिए मोस ज्यादा विकसित होते हैं, इनमें कुछ जो है ना विभेदन पाया जाता है। जैसे इसमें जड़ समान संरचना, तने समान संरचना, तने जैसी, जड़ जैसी, तने जैसी और पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती। जैसी बोला मैंने, वास्तविक नहीं होती। राइजोइड्स को आप जड़ जैसी संरचना कह सकते हो। मुख्य अक्ष थोड़ा सा बेलनाकार छोटा सा होता है, उसको आप तने जैसा कह सकते हो। और एक कोशिका मोटी चपटी संरचना बन जाती है, उसे पत्ती जैसी संरचना नाम दिया जाता है। तो ये जड़, तना और पत्ती जैसी संरचनाएं बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मोस के जीवन में तंतुवत संरचना पाई जाती है, जिसे प्रोटोनीमा कहा जाता है। प्रोटोनीमा कहा जाता है। ये हो गया इसका स्वभाव, मतलब अकारिकी। अगला पॉइंट आता है हमारे पास नेक्स्ट, स्वभाव के बाद संरचना। तो दोस्तों दो बातें हमने की। आपके पास नाम आता है ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स समराइज करें हम लोग इसको तो आपके पास दो पॉइंट हो गए। पहला आप आता है आवास। तो आवास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पादप मिलेंगे कहां पर? नम व छायादार स्थानों पर ये आवास कंप्लीट होता है हमारा। कुछ जातियां जलीय हैं जिनको अलग से याद रखना होता है, जैसे रिक्शिया कार्पस नेटेंस, रिक्शिया फ्लूटेंस। फिर आता है हमारे पास स्वभाव की दृष्टि से इसको दो श्रेणियों में बांट देते हैं हम लोग। एक आपके पास आ जाता है हिपेटिकोप्सिडा, जिसके अंदर रिक्शिया आ जाता है। तो पहला है आपके पास, पहला ग्रुप है लीवरवर्ट, और दूसरा आता है मोस। लीवरवर्ट थैलस चपटा पत्तीनुमा और लेटी हुई अवस्था में श्यान होता है। मोस पर्णिल थैलस, जीवन काल में प्रोटोनीमा पाई जाती है। दो बातें कंप्लीट हो गई यहां पे आके हमारी। फिर नेक्स्ट देखिए ब्रायोफाइट्स के बारे में आपको एक बात और स्पेशली याद रखनी है कि इन्हें हम एम्ब्रियोफाइटा में रखते हैं। क्यों रखते हैं जरा सा देखते हैं। जनरली क्या होता है, सेवाल और ब्रायोफाइट्स दोनों ही युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होती है। दोनों में ही उत्तक विभेदीकरण नहीं पाया जाता, दोनों की बॉडी थैलॉइड होती है। फिर हमने इसको अलग अलग किस आधार पर रखा, उसका कारण मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगुणित शरीर है, थैलस शरीर है, लेकिन सेवालों के अंदर भ्रूण का निर्माण नहीं होता, मतलब निषेचन पश्चात विकास नहीं होता, लाल सेवालों को छोड़ दिया जाए तो इसके अंदर ब्रायोफाइट में निषेचनोपरांत विकास होता है, तुरंत मियोसिस नहीं होता।
आपके पास द्विगुणित संरचना बनेगी जिसका एग्जिस्टेंस होता है। हालांकि वो स्वतंत्र जीवी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसका कुछ समय तक अस्तित्व रहता है, इसलिए इनको एम्ब्रियोफाइटा में रखा जाता है। जबकि शैवालों को नॉन एम्ब्रियोफाइट में रखा जाता है, उनमें भ्रूण नहीं बनता, इनमें भ्रूण बनता है। सो ये एम्ब्रियोफाइट्स के नाम से, मतलब एम्ब्रियोफाइट्स है। अब अगला पॉइंट, एम्ब्रियोफाइट तो हैं, आगे के सारे प्लांट एम्ब्रियोफाइट हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लेकिन इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, सवयन उत्तक नहीं होते, इसलिए इसका हमने एक समूह, इस समूह को नाम दिया असंवहनी एम्ब्रियोफाइटा। असंवहनी एम्ब्रियोफाइटा, नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। तो ये नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। प्रभावी अवस्था अगुणित होती है, युग्मकोद्भिद होती है। बीजाणुद्भिद अवस्था कुछ समय के लिए आती है और युग्मकोद्भिद पर आश्रित होती है। उसको पोषण जो है युग्मकोद्भिद से प्राप्त करना होता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं पाया जाता। उसके एक भाग में अर्धसूत्री विभाजन होने से अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये बीजाणु पुनः युग्मकोद्भिद अवस्था की स्थापना कर देते हैं। तो ये असंवहनी भ्रूणीय पादप है, एम्ब्रियोफाइट्स हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी संरचना की बात करें तो देखिए लीवरवर्ट और मोस दोनों की संरचना में काफी अंतर होता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास हम लेते हैं लीवरवर्ट्स का। लीवरवर्ट्स को देखा जाए तो इनका शरीर पत्ती के जैसा होता है, और पत्ती जैसी संरचना जो है के कारण ही इन्हें हमने नाम दिया लीवरवर्ट्स, क्योंकि इनके थैलस का आकार जो है वो लीवर लोब लाइक होता है, यकृत के पिंडों के समान होता है। रिक्शा का थैलस कुछ इस प्रकार से होता है, चपटा होता है और इस तरीके से आगे से दो भागों में बटा हुआ सा दिखाई देता है। ये मध्य खांच जैसी संरचना नजर आती है। इसके आधारीय भाग से यहां से कुछ इस तरीके की संरचनाएं निकलती हैं जो इसको इसके बेस से जोड़ के रखती हैं। तो इन संरचनाओं की उत्पत्ति जो है वो इस बेस वाले पार्ट से इस तरीके से हो जाती है और ये इसको जमीन से जोड़े रखती हैं ऐसे। इनके लिए हम लोग शब्द काम में लेते हैं राइजोइड्स, राइजोइड्स मूलाभास कहा जाता है। ये थैलस जो है जमीन की सतह पे लेटी हुई अवस्था में पाया जाता है। निचली सतह से राइजोइड्स निकलकर इसको आधार से जोड़े रखते हैं, और राइजोइड्स जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इनका कार्य मूल रोम के समान होता है, जल अवशोषण। प्रमुख कार्य होता है इनका जल अवशोषण, और ये मूल रोम के सदृश संरचना है। उत्पत्ति में समान नहीं, कार्य में उसके जैसी होती है। फिर अगला पॉइंट आता है हमारे पास, थैलस जो है चपटा, श्यान, पत्तीनुमा, हरा, प्रकाश संश्लेषी होता है। इसमें बीच में एक खांच नजर आती है, इसे हमने नाम दिया मध्य खांच, मीडियन ग्रूव। आगे से ये दो भागों में इस तरीके से बटा हुआ होता है। इस विभाजन को हम लोग नाम देते हैं द्विभाजी शाखन। द्विभाजी शाखन कहा जाता है। इंग्लिश में डाइकोटोमस ब्रांच, DIC, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड कहा जाता है। इस मीडियन ग्रूव में इसके लैंगिक अंग स्थित होते हैं। जब जनन काल आता है तो इसमें लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है। तो बिल्कुल एक पत्ती के जैसी संरचना दिखाई देती है। मीडियन ग्रूव हमें मध्य सिरा की भांति नजर आती है। ये वाला भाग हरा, एक कोशिका मोटा होता है। ये वाला जो भाग होता है हरा होता है, एक कोशिका मोटा होता है किनारे पर से, लेकिन बीच का भाग जो होता है वो बाकायदा विभेदित होता है, बहुकोशिकीय होता है और मोटा होता है। इसमें जो है अलग अलग क्षेत्रों में विभेदन हो जाता है, कार्यात्मक विभेदन नजर आता है। तो थोड़ा सा देखते हैं। ये थी इसकी बाह्य आकारी की, लीवरवर्ट की। अब आप देखते हैं मोस की बाह्य आकारी की। मोस में देखा जाए तो मैंने आपको कहा था ये तने के जैसी संरचना, बेलनाकार अक्ष होता है, कोशिकाओं का समूह व्यवस्थित होकर एक तिनके जैसी संरचना बना देता है या एक बेलनाकार संरचना बनाता है। इसको मुख्य अक्ष या स्तंभ कहा जाता है इसका। इसके ऊपर पत्तियां जो है इस तरीके से सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती हैं, ऐसे इस तरीके से सर्पिल क्रम में पत्तियों का समूह पाया जाता है। आधारीय भाग से मूलाभास निकलते हैं जो इस तरीके से
शाखित होते हैं। ये जड़ जैसी, ये तने जैसी और ये पत्ती जैसी संरचना नजर आती है। तो ओवरऑल हम लोग यदि मोस को देखें तो मोस के अंदर कुछ इस तरीके की संरचना नजर आती है ऐसे। इसके आधारीय भाग से इस तरीके से जो है राइजोइड्स निकले होते हैं और बीच में जो होता है ये वाला, ये इसका मुख्य अक्ष होता है। अब नेक्स्ट इधर आ जाइएगा एक बार आप। राइजोइड्स, लीवरवर्ट्स में दो तरीके के राइजोइड्स पाए जाते हैं, होते एक कोशिकीय हैं परंतु दो तरीके के होते हैं। ये वाली जो संरचना है इसकी यदि हम आंतरिक संरचना देखें तो ऐसा नजर आता है। इसके ऊपर बाहर का आवरण पैक्टिन का और आंतरिक आवरण जो है वो सेल्यूलोज का बना होता है, कोशिका भित्ति का। दूसरे प्रकार के राइजोइड्स जो है वो कुछ इस तरीके से होते हैं ऐसे, ये कंडीशन आती है ऐसे। तो इस संरचना को हमने नाम दिया ट्यूबरक्युलेटेड राइजोइड्स, यानी गुलीकीय राइजोइड्स। वही बाहर का हिस्सा जो है पैक्टिन से और आंतरिक हिस्सा जो है आई स्तर जो है वो सेल्यूलोज का बना होता है। ये गुलिकाएं जो है वो पैक्टिन के डिपोजिशन से बनती हैं। इनका प्रमुख कार्य होता है जल का अवशोषण, क्योंकि पैक्टिन ज़्यादा है तो जल अवशोषण ज़्यादा करेंगे। दो प्रकार के राइजोइड्स लीवरवर्ट्स का लक्षण, लेकिन मोस में देखा जाए तो एक ही प्रकार के होते हैं। कोशिकाएं सिरे से सिरे पर और साइड में जुड़कर क्या बना देती है, शाखित संरचना बना देती हैं, इसलिए इनके मूलाभास कहा जाता। मूल नहीं है ये। मूल में आंतरिक संरचना आप लोग जानते हो, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, इसका विभेदन होता है। यहाँ पर यदि इसकी आंतरिक संरचना देखो तो एक कोशिका ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, एक इधर से लग गई ऐसे, ये ऐसे लग गई, तो ये शाखन हो गया। तो कोशिकाएं सिरे से सिरे पर जुड़कर, साइड से, लेटरल साइड से जुड़कर शाखाओं का निर्माण करती हैं, एक कोशिकीय होती। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी आंतरिक संरचना। तो एक बार हम लोग इसकी बाह्य संरचना के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स की बात करें। पहला पॉइंट, लीवरवर्ट, लीवरवर्ट, थैलस, चपटा, श्यान, पत्तीनुमा, हरा, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, यह द्विभाजी, द्विभाजी शाखित होता है। तीसरा पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मध्य खांच, मध्य खांच में लैंगिक अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगला है हमारे पास इसका मूलाभास, मूलाभास एक कोशिकीय, एक कोशिकीय वह दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, चिकने पहला और दूसरा गुलीकीय। चलो जी, ये थे हमारे पास मेन लक्षण लीवरवर्ट की बाह्य संरचना। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट, ये है मोस के लिए। मोस में किस तरीके की व्यवस्था होती है, जरा सा देखिएगा। थैलस, पहला पॉइंट, थैलस लीवरवर्ट की तुलना में, लीवरवर्ट की तुलना में अधिक विकसित होता है, अधिक विकसित होता।
पहला पॉइंट। दूसरा, यह पर्णिल होता है जो मूलाभास, मुख्य अक्ष व पत्तियों जैसी संरचनाओं में विभेदित होता है, यहां पर आप मूलाभास को मूल जैसी, मुख्य अक्ष को तने स्तंभ जैसी और पत्तियों को पत्तियों जैसी संरचनाएं कहते हो। जैसी का मतलब आकारिकी उसके जैसी नजर आती है, पर आंतरिकी मतलब शारीरिकी जो होती है एनाटोमिकली, ये उसके जैसे नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मूलाभास बहुकोशिकीय व शाखित होते हैं। मूलाभास बहुकोशिकीय व शाखित होते हैं। ये हो गया आपके पास नेक्स्ट इसका बाह्य आकारिकी। अब हम बात करते हैं आंतरिक संरचना की। आंतरिक संरचना, तो देखिएगा लीवर बर्ड्स की यदि आप आंतरिक संरचना को देखें तो उसके थैलस का अनुप्रस्थ काटा जाए तो कुछ आपको इस तरीके का नजर आता है। हाँ दोस्तों, ये है थैलस के आंतरिक संरचना। यदि हम रिक्शिया के थैलस का अनुप्रस्थ काटें तो हमें इस तरीके से आंतरिक कार्यात्मक विभाजन देखने को मिलेगा। ये वाली जो संरचनाएं हैं इनको हमने नाम दिया मूलाभास। प्रमुख कार्य इनका थैलस को सतह से जोड़ना और जल अवशोषण करना। ये सतह से जोड़ने का काम करेगा और जल अवशोषण का कार्य करता है। ये वाला जो थैलस का भाग है, ये इस भाग को हम संग्रह क्षेत्र कहते हैं। संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। इसकी कोशिकाएं हरित लवक युक्त नहीं होती, इनमें प्लास्टिड पाए जाते हैं, परंतु वो मोस्टली ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, खाद्य संग्रह करने वाले होते हैं। इसलिए ये क्षेत्र रंगहीन होता है और इस भाग में संचित खाद्य की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। ये वाला ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग को हमने नाम दिया जो है प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र, फोटोसिंथेटिक जोन। इस प्रकाश संश्लेषी जोन क्षेत्र में कोशिकाएं पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। देखिए आपको लाइन से दिखाई दे रही होंगी, सारी कोशिकाएं पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। शीर्ष वाली कोशिका गोलाकार हो जाती है और कलरलेस होती है। इन नीचे वाली कोशिकाओं में सब में, मतलब ऊपरी कोशिका को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट सुविकसित होते हैं, इसलिए ये क्षेत्र हरे रंग का दिखाई देता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। दो पंक्तियों के बीच में एक नलिका पाई जाती है, इसको नाम दिया जाता है वायु नाल। तो ये वायु नाल पाई जाती है जिससे गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। तो एक थैलस इस तरीके से तीन भागों में विभेदित हो जाता है। ये वाला भाग मूलाभास जो संग्रह क्षेत्र की निचली कोशिकाओं से विभेदित होता है। ये एक कोशिकीय अतिवृत्तियां हैं और मूल रोम के सदृश संरचनाएं होती हैं जो इसे मृदा से जोड़े रखने का कार्य करती हैं तथा जल अवशोषण का कार्य करती हैं। संग्रह क्षेत्र कलरलेस कोशिकाओं का बना होता है, अंतरावकाश बिल्कुल नहीं पाए जाते, कोशिकाएं दृढ़ता से बंधी होती हैं और इसकी कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट की अधिकता होती है, खाद्य का संग्रहण करता है। जबकि ऊपरी भाग प्रकाश संश्लेषी होता है और इसमें कोशिकाएं पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। हरित लवक की उपस्थिति के कारण हरा और प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय योगदान देता है। पंक्तियों के बीच में नलिका पाई जाती है जिसमें हवा भरी रहती है, इसे वायुनाल कहा जाता है। तो ये हमारे पास था रिक्शिया का आंतरिक सतह। अब यदि हम आंतरिक संरचना देखें मोस की, तो मोस में क्या होता है, ये तो है आपके पास मूलाभास, कोशिकाएं सिरे से सिरे पर जुड़ी हुई हैं और इस तरीके से शाखाएं प्रदर्शित करती हैं, शाखन
प्रदर्शित करती। इसी के साथ फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इसका मुख्य अक्ष। यदि हम इसके मुख्य अक्ष को देखें तो कुछ इस तरीके से गोलाकार दिखाई देगा। इसकी बाह्य सतह अधिचर्म के समान संरचना दिखाई देती है। इस तरीके से अधिचर्म के समतुल्य संरचना होती है। इसके बाद अंदर की तरफ केंद्रीय भाग में देखा जाए तो 1 या 2 कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली होती हैं। इसे हेड्रोम बोला जाता है। हेड्रोम, देखिए हम लोग जाइलम को भी हेड्रोम कहते हैं, लेकिन हेड्रोम मीन्स जाइलम नहीं है। जाइलम जो है वो जल संचालन का काम करती है, इसलिए इसे हेड्रोम बोला जाता है। यहाँ पे ये कोशिकाएं भी जल संचालन का कार्य करेंगी, इसलिए इसे भी हम लोग हेड्रोम नाम दे देते हैं। और शेष कोशिकाएं मर्दूतकी और इस तरीके से सघनता से बंधित होती। ये तने की मुख्य संरचना होगी, ये तने की संरचना होगी। ये लीजिएगा, बहुकोशिकीय क्षेत्र है। कोशिकाएं बाहरी क्षेत्र में हरित लवक युक्त होती हैं, शेष कोशिकाएं कर्णलेस होती हैं और केंद्रीय भाग में 1 या 2 कोशिकाएं अत्यंत मोटी भित्ति वाली होती हैं जो जल संचालन का काम करती हैं। इसे हेड्रोम कहा जाता है। ये तने की आंतरिक संरचना। अब पत्ती की संरचना देखी जाए तो पत्तियां अंडाकार अवृंतीय इस तरीके से होंगी। यदि बाहरी संरचना देखो तो ये अंडाकार अवृंतीय और मुख्य अक्ष से लगी हुई होती। इनकी पार्श्वों में मोटाई 1 कोशिका होती है। केंद्र सेंटर में 2 या 3 कोशिका मोटा स्तर पाया जाता है, इसलिए केंद्रीय भाग जो है 2-3 कोशिका मोटा होने के कारण हमें मध्य सिरा के जैसा नजर आएगा और पार्श्व भाग 1 कोशिका मोटा होता है। तो यदि पत्ती का सेक्शन काटा जाए तो ये हो गई आपके पास केंद्रीय भाग और इससे इस तरीके से कोशिकाएं लगी हुई पाई जाएंगी पार्श्व भाग में, इस तरीके से ये वाला। इनमें रंध्रों का अभाव होता है। उसका रीजन ये है कि रंध्र होंगे कहाँ, मोटाई तो 1 कोशिका मोटी है, इसलिए ये कोशिकाएं हरित लवक युक्त होती हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। तो ये हो गई आपके पास इसकी पत्ती की आंतरिक संरचना। ये लीजिए, रंध्रों की अनुपस्थिति होती है, याद रखना। इन्हें वास्तविक पत्तियां नहीं माना जाता क्योंकि ना तो इसमें मध्य सिरा होती है, ना इसके कक्ष में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। तो ये थी हमारे पास मोस और लीवरवर्ट की आंतरिक संरचना। इसके बाद नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट, संरचना के बाद जनन। जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में देखिएगा पहला पॉइंट आता है हमारे पास कायिक जनन। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन प्रमुखतया खंडन द्वारा होता है। प्रमुखतया खंडन द्वारा होता है। कुछ पादपों में जैमाकप भी बनते हैं और मोस में प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा भी जनन का साधन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तो देखिएगा, पहला पॉइंट आता है हमारे पास कायिक जनन, खंडन द्वारा सबसे प्रमुख होता है। अनुकूल परिस्थितियों में यदि थैलस किसी कारण से 2 भागों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग एक थैलस का नए थैलस का निर्माण कर लेता है। जनरली देखिए क्या होता है, लीवरवर्ट्स के अंदर इस तरीके की संरचना होती। इसमें इस वाली भाग को अग्रस्थ खांच कहा जाता है और ये बिल्कुल इस तरीके से चपटा रहता है, तो लेटी हुई दशा में रहेगा। तो मैं यदि इसको लेटी हुई दशा में बना दूं तो कुछ इस तरीके से नजर आना है। और ये हो गई आपके पास इसकी मध्य खांच। इस अग्रस्त खांच के नीचे यहां पर 2 से 3 कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जिसे इसका वृद्धि बिंदु कहा जाता है, ग्रोथ पॉइंट कहा जाता है। अब ये यहां से मध्य सिरा हो गई
अनुकूल परिस्थितियों में ओस का जल ज्यादा होता है तो वो इस मध्य सिरा में भर जाता है, और मध्य सिरा में भरने से ये वाला एरिया जो है ना गल जाता है, और गलने के कारण क्या होता है, दो भागों के, इसका वृद्धि बिंदु दो भागों में बढ़ जाता है। थैलस के दो भाग हो गए। अब ये वाला भाग अपना नया और ये वाला भाग अपना नया बना लेता है। अनुकूल परिस्थितियों में यह खंडन इतनी तीव्र गति से होता है थैलस, इसके लीवर बर्ड्स में, कि इसके थैलस की संख्या जो है बेहद बढ़ जाती है। इसको यूथी स्वभाव कहा जाता है, इंग्लिश में ग्रिगेरियस नेचर बोला जाता है। तो यूथी स्वभाव का हो जाता है, और इसी के कारण ये हमें बिल्कुल रोजेट, गुलाब की पत्तियों की व्यवस्था कैसी होती है वैसा दिखाई देने लगता है, इसलिए इसको रोजेट स्वभाव कहा जाता है, रोजेट स्वभाव का हो जाता है। और इसी वजह से हमने इसको लीवर लोब लाइक बोला है, क्योंकि एक के ऊपर ये पहला हो गया और फिर ये दूसरा इस तरीके से व्यवस्थित हो गया, इस तरीके से, तो ये यकृत पिंडों के जैसा दिखाई देता है और समूहित हो जाता है, इसलिए नाम रखा हमने इसका लीवर बर्ड। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, कि पहली पॉइंट आता है हमारा कायिक जनन। कायिक जनन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसमें फर्स्ट नेम आता है बाई फ्रैगमेंटेशन, खंडन द्वारा। खंडन किसकी वजह से हो सकता है, वृद्ध व मृत भागों के क्षय से। इसके बाद नेक्स्ट, इसी की वजह से पादप युथी स्वभाव के रोजेट हो जाते हैं, होते हैं। ये हो गया हमारे पास इसका फ्रेगमेंटेशन, सामान्य दशाओं। इसके बाद दूसरा आता है, दूसरा फ्रेगमेंटेशन के बाद कुछ पादपों में अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है। तो सेकंड नंबर आता है अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। देखिए कुछ लीवर वर्ड्स जिसमें हमने बोला था रिक्शिया कार्पस नेटेंस और रिक्शिया फ्लूटेंस जलीय माध्यम में पाया जाता है और पानी की सतह पे तैरता हुआ होता है। तो इसकी अनुकूल परिस्थितियों में जब तापमान अनुकूल रहता है, थैलस की निचली सतह से और कुछ अपस्थानिक शाखाएं ऐसे व्यवस्थित होती। जब अनुकूलतम समय रहता है, तापमान, जल, ऑक्सीजन, पोषक, इनकी मात्रा ऑप्टिमम होती है, अनुकूलतम होती है, तो निचली सतह से कुछ इस प्रकार की कलिकाओं का उद्भव होता है और ये कलिकाएं मातृ पादप से अलग हो जाती हैं और अलग होने के बाद नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। इसे अपस्थानिक कलिकाएं कहा जाता है। तो अपस्थानिक शाखाओं द्वारा या कलिकाओं द्वारा ये रिक्शिया की जलीय जातियों में देखा जाता है, जलीय जातियों। इसके पश्चात हमारे पास नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट, और वो है कंद निर्माण द्वारा। कंद निर्माण द्वारा तीसरा, कंद निर्माण में क्या होता है, ये आपके पास रिक्शिया का थैलस और ये इसका अग्रस्त बिंदु जिसको हमने वृद्धि बिंदु बोला था, इस वृद्धि बिंदु की कोशिकाएं विभाजनशील होती है, उच्च पादपों की विभजोतक की तरह काम करती हैं, इसलिए ये वाला जो क्षेत्र होता है ये इसकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। जब समय प्रतिकूल होने लगता है, तापमान बढ़ने लगता है, तो इसके चारों तरफ खाद्य संग्रहित हो जाता है और खाद्य संग्रहण होने से ये एक जो है ना खाद्य संग्रहित हो गया और बाकी की कोशिकाओं की भित्तियां मोटी हो गई और बाहर की तरफ एक मोटी भित्ति बन जाती है। अब प्रतिकूल परिस्थितियों में थैलस की मृत्यु हो जाती है और ये थैलस डेड हो गया और ये संरचना मृदा में पड़ी रहती है। इस संरचना को नाम दिया जाता है कंद। तो ये कंद निर्माण हो गया। अब ये मृदा में पड़ा रहेगा, जैसे अनुकूल समय आएगा अंकुरित होकर नया थैलस बना देता है।
तो ये वृद्धि बिंदु द्वारा या शीर्ष भागों द्वारा जहां विभाजनशील कोशिकाएं होती हैं वहां से निर्मित होता है, संचित भोजन युक्त होता है और मोटी भित्ति युक्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंद के बाद चीर स्थायी शीर्षों द्वारा, चीर स्थायी शीर्षों द्वारा। दरअसल ये भी हमें लीवरवर्ट्स में देखने को मिलेगा इजीली। लीवरवर्ट्स में क्या होता है, ये शीर्ष भाग है, इस पूरे शीर्ष भाग में, इस अग्र भाग में खाद्य का संग्रहण हो जाता है और ये वाला भाग जो है इसकी कोशिकाएं जो बाहरी स्तर पे होती हैं मोटी भित्ति युक्त हो जाती। अब ये शीर्षस्थ भाग सुरक्षित हो गया। जैसे ही प्रतिकूल समय आएगा बाकी के थैलस की डेथ हो जाएगी और ये भाग जो है मृदा में विमुक्त हो जाएगा। अब अनुकूल मौसम आने पर यह विकसित होकर नए थैलस का निर्माण कर लेता है। तो इसे चीर स्थायी शीर्ष बोला जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अगला, प्रोटोनीमा द्वारा। प्रोटोनीमा द्वारा देखिए, प्रोटोनीमा जो है ये लाक्षणिक होता है मोस का, प्राथमिक तंतु के नाम से भी जाना जाता है इसे, और ये लाक्षणिक होता है मोस्टली मोस में। मोस में क्या होता है, प्रारंभ में जब बीजाणु अंकुरित होता है, लैंगिक जनन के बाद जो बीजाणु बनते हैं वो अंकुरित होते हैं, तो एक तंतुवत संरचना बनती है जिसे प्राइमरी प्रोटोनीमा कहते हैं। तो प्रोटोनीमा आपके पास हो गया दो प्रकार का, पहला है प्राथमिक प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा, और दूसरा है द्वितीयक प्रोटोनीमा, द्वितीयक प्रोटोनीमा। दरअसल यदि बीजाणु अंकुरित होगा ये वाला, तो ये सीधा थैलस नहीं बनाता, ये अंकुरित होकर और एक ऐसे तंतु जैसी संरचना बनाता है। ये तंतु पृथ्वी पर श्यान दशा में, लेटिवी दशा में वृद्धि करता है और इसके ऊपर कलिकाएं पाई जाती हैं और इन कलिकाओं से इस तरीके से नए थैलस का निर्माण होता रहता है। निचली सतह से मूलाभास और ऊपरी सतह से पर्णिल। फिर ये और आगे बढ़ेगा और आगे यही व्यवस्था और बनती चली जाएगी। इस तरीके से इसके इस प्राथमिक तंतु पर नए थैलस का निर्माण होता रहता है। एक प्राथमिक तंतु कई नए थैलस को जन्म दे देता है। तो ये हो गया प्राथमिक। जब इसका उद्भव बीजाणु से हो तो प्राथमिक। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास द्वितीयक। अब मान लीजिए ये आपके पास एक थैलस है, ये गल गया, ये थैलस फ्री हो गए, ये लीजिएगा। अब क्या होगा, यदि इसका कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है पर्णिल प्ररोह का, तो इससे एक ऊर्ध्व शाखा का निर्माण एक क्षैतिज शाखा का निर्माण होने लगता है और ये क्षैतिज शाखा जो है इसके ऊपर फिर नए जो है ना और ये थैलस विकसित होने लग जाते हैं। यदि पर्णिल प्ररोह से तंतुवत संरचना बने तो उसे हम नाम देते हैं द्वितीयक प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा हरे रंग की श्यान संरचना है जो उद्भव के आधार पर दो श्रेणियों में बांटी गई है। यदि इसकी उत्पत्ति बीजाणु से होती है तो प्राथमिक, और यदि पर्णिल प्ररोह से होती है तो द्वितीयक प्रवृत्ति का होता है। और इसकी वजह से इसके ऊपर अपस्थानिक कलिकाओं की उपस्थिति की वजह से नए थैलस का निर्माण होता है। ये मोस में मोस्ट कॉमन प्रावस्था है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास जेमा द्वारा। जेमा देखिए, जेमी वास्तव में थैलस जो होता है ये आपके पास है थैलस इस तरीके से। इस थैलस की सतह पर ऐसे और एक कप के जैसी संरचना बनती है, जैसे एंथोसिरोस में देख सकते हो, पोरेला, मार्गिंशिया, इनमें देखा जा सकता है। तो ये वाली जो संरचना होती है, यदि हम थैलस को देखें तो ये थैलस की मतलब है ना, ये थैलस हो गया आपके पास और इस तरीके से एक कप जैसी संरचना पाई जाती है ऐसे। और इस कप जैसी संरचना में यहां पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं ऐसे। जैसे ये हरे रंग की संरचनाएं होती हैं जिन्हें जेमी कहा जाता है, ये जेमी एक कप जैसी संरचना में होती हैं जिसे जेमा कप कहा जाता है। तो ये जेमा कप थैलस की सतह पर विकसित होता है और वास्तव में इसमें जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं उन्हें हमने नाम दिया जेमी। और ये कलिकाएं
मदर प्लांट से पृथक होने के बाद नए थैलस का निर्माण कर लेती है। सामान्यतः एक जेमा कप में एक से ज्यादा कलिकाएं पाई जाती है, इसलिए एक से ज्यादा जो है नए थैलस का निर्माण हो जाता है। ये मार्किंशिया में इजीली देखा जा सकता है। तो ये था हमारे पास इसका कायिक जनन। तो दोस्तों थोड़ा सा देखिएगा, जनन की दृष्टि से ये हो गया आपके पास रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में हमारे पास मेनली दो ही टाइप का है। पहले को हम बोलेंगे वेजिटेटिव और दूसरे को बोलेंगे हम सेक्सुअल। इसकी बात हम बाद में करते हैं सेक्सुअल की। पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहां अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में देखा जा सकता है। अनुकूल परिस्थितियों में क्या क्या होगा? नंबर एक, खंडन द्वारा, जिसमें थैलस के वृद्ध व मृत भागों का क्षय होने से खंडन हो गया। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास अपस्थानिक शाखाओं का निर्माण। ये सामान्यतः हमें मिलेगा जलीय प्रजातियों में दिखाई देता है। क्या लीजिएगा, ये हो गया अनुकूल परिस्थितियों में। प्रतिकूल परिस्थितियों में आपके पास, अनुकूल में फिर एक और आ गया आपके पास जैमा कप, ठीक है। ये मार्किंशिया, एंथोसिरोस, इनमें देखा जा सकता है। फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में पहला आता है कंद निर्माण। इस वाले भाग में वृद्धि बिंदु कंद का निर्माण करता है। फिर अगले पॉइंट आता है हमारे पास चीर स्थायी शीर्ष द्वारा, चीर स्थायी शीर्षों द्वारा। तीसरे नंबर पे हमारे पास हो गया ये कंप्लीट, ये हो गया। और मोस में आपके पास अनुकूल परिस्थितियों में ही मोस यहां पर हो गया, और इसकी अनुकूल परिस्थितियों में प्रोटोनीमा द्वारा। देखिए दोस्तों, आपको प्रोटोनीमा पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस रखना है। प्रोटोनीमा एक तंतुवत संरचना है जो बिल्कुल हमें शैवाल के जैसी नजर आती है, और प्रोटोनीमा में खंडन होने से नए पादपों का निर्माण हो जाता है। दरअसल खंडन कैसे होता है? ये आगे बढ़ता रहता है, पीछे के भाग विखंडित होते रहते हैं, थैलस जो है बनते रहते हैं। तो खंडन के द्वारा इसके ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार का होता है। यदि प्राथमिक है तो उत्पत्ति बीजाणु से होगी, और द्वितीयक है तो पर्णिल थैलस से होगी। तो ये था हमारे पास पहला पॉइंट, इसका कायिक जनन कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन तो ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन के कुछ पॉइंट्स हैं इसके। नंबर एक, मुख्य पादप अगुणित थैलस होता है।
आता है युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता, समसूत्री विभाजन द्वारा होता। और इसी कारण दूसरा पॉइंट है अगुणित अवस्था हेतु, अगुणित अवस्था हेतु अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन कैप्सूल में होता है। तीसरा पॉइंट युग्मकों का निर्माण युग्मक धानियों में होता, युग्मक धानियों में होता। चौथा युग्मक धानियां, युग्मक धानियां बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय संरचनाएं हैं। पांचवा मादा युग्मक धानी स्त्री धानी, इंग्लिश में बोलते हैं ARCHEGO, आर्कीगोनिया, तथा नर युग्मक धानी, नर युग्मक धानी पूंधानी, इंग्लिश में बोलते हैं एंथ्रीडिया कहलाती है। छठा निषेचन आंतरिक होता है, आंतरिक होता है। निषेचन हेतु, निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। सातवां नर युग्मक कशाभिकीय होते हैं जो इनकी जलीय पूर्वजता, पूर्वजता का प्रमाण है। आठवां पॉइंट, चलो एक बार इनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आठवें पॉइंट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों से पूर्व होता है, किसी भी पादप में हो। मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि लैंगिक जनन के उत्पाद जो हैं, अंतिम उत्पाद जो होता है वो वातावरण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, इसलिए वो प्रतिकूल परिस्थितियों को आसानी से बिता लेता है। तो इसलिए लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रारंभ में होता है। मुख्य पादप शरीर अगुणित होता है, थैलस है, इसलिए युग्मक जो निर्माण होंगे लैंगिक जनन के लिए युग्मक आवश्यक होते हैं, आप जानते हैं। तो युग्मक के निर्माण जो है समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अगुणित अवस्था हेतु अर्धसूत्री विभाजन कैप्सूल में होता है, वो बाद में हम जब कैप्सूल बनाएंगे तब इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। युग्मकों का निर्माण युग्मक दानियों में होता है, बिल्कुल स्पष्ट होती है युग्मक दानियां, और युग्मक दानियां बहुकोशिकीय संरचनाएं हैं। ये बात इन्हें शैवाल से अलग करती है। शैवालों की जो युग्मक धानी होती है वो एक कोशिकीय होती है और ब्रायोफाइट्स की बहुकोशिकीय होती है।
इसके अंदर बंधे कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। युग्मक धानियों पर स्टेराइल सेल जैकेट मतलब बंधे कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। मादा युग्मक धानी को स्त्रीधानी कहते हैं और नर युग्मक धानी को पुंधानी कहा जाता है, जो एक ही थैलस पे या भिन्न भिन्न थैलस पे विकसित हो सकती है। एक लिंगाश्रयी हो या द्विलिंगाश्रयी है तो उसके आधार पे एक लिंगाश्रयी है तो केवल एक लैंगिक अंग और द्विलिंगाश्रयी है तो दोनों लैंगिक अंग एक के ऊपर स्थित हो सकते हैं। इसके बाद निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन में इसमें जनरली क्या होता है, मादा युग्मक जो होता है वो मादा युग्मक धानी में स्थित रहता है, इसलिए निषेचन वहीं पर होता है और निषेचन के बाद का विकास होना जरूरी होता है, इसलिए उसको मदर प्लांट पे रहना जरूरी होता है। तो आंतरिक होता है और निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। हमने शुरू में कहा था कि एम्फीबियंस को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उसका प्रमुख कारण यही है कि ये सामान्य जीवन स्थल पर व्यतीत करते हैं और निषेचन के लिए या जनन के लिए इनकी निर्भरता जल पर पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नर युग्मक कसाभिकीय होते हैं, चल होते हैं, कसाभिकीय होते हैं। ये इनकी जलीय पूर्वस्था का प्रमाण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना आपको, जलीय पूर्वस्था का प्रमाण है क्योंकि कसाभिकीय संरचनाएं जल में ही काम आ सकती हैं। इसके अलावा चलेगा कहाँ, हवा में तो उड़ना नहीं है। तो इसलिए क्या कंडीशन आ गई, नर युग्मक कसाभिकीय होते हैं जो इनकी जलीय पूर्वस्था का प्रमाण। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला पॉइंट 8वां, निषेचनोपरांत विकास पाया जाता है। निषेचनोपरांत विकास पाया जाता है, मतलब निषेचन होने के पश्चात जाइगोट जो है वो तुरंत अर्धसूत्री विभाजन में नहीं जाता, उसके बाद समसूत्री विभाजन होते हैं और समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप बीजाणुद्भिद अवस्था विकसित होती है। बीजाणुद्भिद अवस्था को अपन इसका स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद कह सकते हैं और वो मदर प्लांट पर ही आश्रित होता है पोषण के लिए। इसके अतिरिक्त द्विगुणित संरचना है। इसके एक विशिष्ट भाग में अर्धसूत्री विभाजन होने से पुनः अगुणित अवस्था की स्थापना होती है। तो निषेचनोपरांत विकास पाया जाता है। 9 नंबर, बीजाणुद्भिद जाइगोट के समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप विकसित होता है 10 नंबर। तो देखिए जाइगोट समसूत्री विभाजन करेगा, बहुकोशिकीय संरचना बनाएगा, उसे हम नाम दे देते हैं बीजाणुद्भिद। और 9 नंबर 10 नंबर पॉइंट है हमारा बीजाणुद्भिद विकसित बीजाणुद्भिद विकसित संरचना है जो फुट, सीटा व कैप्सूल में विभेदित होता है। तो बीजाणुद्भिद जो है 3 क्षेत्रों में विभेदित होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। रिक्शिया में केवल, यहां पे एक बात आपको याद रखनी है, रिक्शिया में केवल कैप्सूल पाया जाता है। तो सबसे कम विकसित प्रकार का बीजाणुद्भिद, ब्रायोफाइट में सबसे कम विकसित प्रकार का बीजाणुद्भिद आपको किस में मिलेगा, कम विकसित किस में मिलेगा, लीवरवर्ट्स में।
लीवर वर्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 11 नंबर, बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। तो देखिएगा, बीजाणुद्भिद सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ये युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है जल और अन्य पोषक तत्वों के लिए। तो ये हो गया हमारे पास इसके लैंगिक जनन से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों बात करें हम लोग ब्रायोफाइट्स की, प्रभावी पीढ़ी युग्मकोद्भिद, लैंगिक जो संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम युग्मक कहते हैं, युग्मकोद्भिद पर सीधे समसूत्री विभाजन से बन जाती है। नर युग्मक छोटे और चल होते हैं, इसलिए उन्हें जल में मुक्त कर दिया जाता है और जल में तैरते हुए वो मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, कसाभिकीय होते हैं। निषेचन के बाद विकास पाया जाता है। लैंगिक अंग जो है बहुकोशिकीय और बंधे कोशिकाओं से घिरे होते हैं और निषेचनोपरांत विकास से बीजाणुद्भिद का विकास होता है और बीजाणुद्भिद जो है फुट सीटा कैप्सूल जैसी संरचनाओं में विभेदित होता है। तो ये लक्षण इसे शैवालों से भिन्न करते हैं। शैवालों में ऐसा नहीं है, शैवाल भी थैलोइड बॉडी होते हैं, परंतु निषेचन के तुरंत बाद अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, वहां बीजाणुद्भिद विकसित नहीं हो पाता। अब दोस्तों इसके प्रक्रम का हम जो है ना स्टडी अगले टर्न पे करते हैं। तो मिलते हैं कल हम लोग लैंगिक जनन प्रक्रम के साथ, मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।